हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.1 तक हमने पूरी करा दी है, सारा बेसिक आपको क्लियर करा दिया है और 1.2 में केवल दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहली बात है कि ये थ्योरम आपके कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p भी a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। कैसे? मान लो 25 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 को मान लो अगर 5 विभाजित करता है तो 5 को भी क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा। दूसरा एग्जांपल लूं मैं, जैसे मान लो 8 का स्क्वायर ले लो। 8 का स्क्वायर को मान लो 2 विभाजित करता है। 8 का स्क्वायर मतलब 64। 64 को 2 विभाजित करता है, बिल्कुल। तो 8 को भी 2 क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p भी a को विभाजित करेगा। a को भी क्या करेगा? p विभाजित करेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपके पास बहुत इजीली कि यदि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलता है। और यदि मैं अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम में अपरिमेय भी मिल सकता है, परिमेय भी मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेन आपके ये है कि परिमेय को परिमेय में जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुणा करूंगा, भाग करूंगा तो परिमेय मिलेगा। और अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच ये चारों संक्रियाएं लगाऊंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये और ये आपको पता रखना है कि परिमेय प्लस परिमेय माइनस गुणा भाग हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। बस केवल यहाँ एक कंडीशन होती है कि भाग में परिमेय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे मान लो यहाँ परिमेय यहाँ 5 है और इधर भाग के अंदर 0 है, तो 0 का करूंगा तो क्या हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। इस वजह से भाग में क्या? 0 रहित लिख दो। यहाँ शून्यतर बोलते हैं इसको, 0 रहित। केवल भाग की कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ भी सेम यही होता है, गुणा भाग में क्या होना? परिमेय गुणा भाग में क्या होना? 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको समझने की चीज नहीं है, बट एक फैक्ट है। आपको केवल ये ध्यान रखना, परिमेय प्लस परिमेय परिमेय और परिमेय प्लस अपरिमेय आपकी अपरिमेय। अब चलते हैं अपने सवालों पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। अब हमें पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, वह सहभाज्य संख्या होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसको मुझे सिद्ध क्या करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में, क्योंकि आपके स्टेप्स के नंबर मिलते हैं आपको, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक अपरिमेय संख्या है। अब जानने में तो हम जानते हैं, लेकिन इसको प्रूव करके बताना है। और यहां से आपका एक सवाल 100% श्योर है। जो अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से एक सवाल आएगा, लिख के ले लो, ये श्योर है। हर साल का आप पेपर देख सकते हो। ठीक है, अब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसको मैं सिद्ध करूंगा उल्टा मान के। उल्टा कैसे? विरोधाभास मान के। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां क्या करूंगा? सिद्ध करना शुरू करूंगा। सिद्ध करना है मुझे, तो माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं जानता हूं कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो मैं अंडर रूट 5 को p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, जहां क्या नहीं होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q दोनों कैसी संख्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? अर्थात इन दोनों के कॉमन में केवल एक होना चाहिए। मतलब इन दोनों में एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो 10 बटा 5 नहीं होनी चाहिए संख्या, क्योंकि दोनों में एक के अलावा 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो ऐसी संख्या है जैसे 2 बटा 3। 2 बटा 3 में अब किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा, 2 में केवल 2 का जाता है, 3 मतलब इन दोनों में कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जिसका भाग जाता हो। यहाँ 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो ये इस तरह की संख्या होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना, यही स्टेप आपको हर सवाल में करनी है। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से सिंपल इसका पक्षांतरण कर दूंगा। पक्षांतरण करने पर तो अंडर रूट 5 ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, तो ये क्यों हो जाएगा? बराबर p। अब यहां कर दूंगा मैं वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पे क्या लिख देना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 q का स्क्वायर
और इधर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि √5 इंटू √5 तो 5, और ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका p स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा 5 को उधर ले जाऊंगा, 5 को मैंने उधर ले गया पक्षांतरण कर दिया तो यहाँ हो गया p स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ आ गया p स्क्वायर बटा 5। अब मैं यहाँ एक चीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि यदि हम जानते हैं यदि चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। p भी क्या होगा बेटा 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। और इसको मैं नाम दे दूंगा आपका, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, अभी मैंने पढ़ाई थी, यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा आपका 5 से विभाजित। अब आगे मैं मानूंगा कि p बराबर 5r। अब यहाँ 5r ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ डिवाइड में कितना है 5 है, तो यहाँ डिवाइड में जितना होगा उतना ही मानेंगे। और आगे ये जो है चर राशि वो आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे a b c आपकी जो इच्छा वो मान लो। तो यहाँ 5 है तो वहां बस यहाँ 5 मानूंगा। जब यहाँ √2 को प्रूव करेंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2r मानूंगा मैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से ही इनसे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ p की बटा q की जगह कोई a बटा b भी मान सकता है, r की जगह c भी मान सकता है अलग अलग स्कूलों में, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा q स्क्वायर ऐसा कैसा, q स्क्वायर बराबर अपॉन में ये 5 है ऐसा कैसा, और यहाँ क्या है आपका p स्क्वायर है, p की बराबर क्या है 5r, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा 5r का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आगे सोल्व करूंगा मैं तो q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर बटा 5, ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर 5, ये कट जाएगा आपका 5 बार कट जाएगा 5r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर। अब 5 को इधर ले जाऊंगा, 5 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ बच गया q स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यदि वही वाली थ्योरम मेरी जो थ्योरम मैंने पढ़ी थी, यदि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है कि p 5 से विभाजित है और यहाँ कह रहा है q 5 से विभाजित है, लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा था कि p बटा q क्या है सहभाज्य संख्या है, यानी कि एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इसको विभाजित कर सके। लेकिन मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित है, यानी कि एक के अलावा मैंने एक संख्या बता दी 5 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अतः √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखना। ये पूरा ऐसा का ऐसा करना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं कह रहा हूँ बच्चों रट लो इसको, √5 की जगह √3 आ सकता है, √2 आ सकता है। बाकी पैटर्न आपको सेम टू सेम फॉलो करना, कुछ भी नहीं है। आप इसे 1 मिनट के लिए उतारिए, फिर मैं आपको बताता हूँ √3 की जगह आपको क्या करना है। √3 आ जाता है तो √3 में कुछ नहीं करना, यहाँ पर √3 लिखना है, बाकी सब √3 एक परिमेय संख्या मान लेना है, √3 बराबर p बटा q मान लेना है। उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा वर्ग करेंगे तो यहाँ √5q स्क्वायर का क्या बना 5q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या चल जाएगा p स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ बस ये लिख देंगे p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। सेम यहाँ p बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे 3r मान लेंगे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा कट जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ सेम चीज कि q स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो q भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। p व q सहभाज्य संख्या नहीं आता, √5 परिमेय संख्या नहीं है। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, आप लिख सकते हैं बहुत इजी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है कि इसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है 1/√2 को, तो वही उल्टा मानेंगे हम कि माना 1/√2 ये क्या है परिमेय संख्या, इसको परिमेय मान लूंगा, परिमेय है तो इसको p बटा q के रूप में मैं लिख सकता हूँ, और q आगे ये सेम टू सेम लिख देना। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इनका पक्षांतरण जब मैं करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2 P हो जाएगा। ठीक है, अब P को भी अपॉन में लिया था, P को अपॉन में लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P। ये P नीचे आ जाएगा Q अपॉन P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर Q अपॉन P। अब ये क्या है, Q अपॉन P क्या है, दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। मैंने आपको बताया था कि परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो परिमेय होगी। अब ये संख्या तो क्या हो जाएगी परिमेय, और ये संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय। अब परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। ये सारी चीज लिख देनी है, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ था। 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा आपको कब करना है, जब क्वेश्चन आए आपके 1 नंबर में, 1 नंबर या मैक्सिमम अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा आता है, 4 नंबर का आता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 लगाओगे तो फिर यहाँ ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय में परिमेय का भाग देंगे तो परिमेय संख्या ये लिख देंगे। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस √2 को वापस सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे, इसी तरीके से सेम टू सेम। यहाँ √5 की जगह √2 मैंने बताया था कैसे करना है, उस सेम टू सेम आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करूंगा मैं, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये मुझे पता है परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। इस तरीके से तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन कितने नंबर का था। यदि 4 नंबर का तो मैं जैसे √5 को दर्शाया वैसे √2 को क्या कर दूंगा, अपरिमेय संख्या दर्शा दूंगा। तो ये अपरिमेय हो गई और ये परिमेय। और छोटा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। इस तरीके से ये सवाल आपको करना है, समझ आया। और वापस मैं कराऊंगा सेम सवाल, उससे कोई मतलब नहीं है। या √2 सेम टू सेम नीचे लिख देना है। इसके अलावा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो मैंने क्या कहा था कि इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो ये हम सिद्ध या प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले मानना कि ये जो संख्या है, जो भी संख्या है उसको क्या मान लेना है इन सवालों में उल्टा। ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरीके से लिखना, सेम लैंग्वेज लिखनी है, सेम तरीके से। बस ये 2 टाइप के सवाल है, ये एक तरह के दूसरा टाइप आपको समझ आ जाएगा। और ये अगर परिमेय तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको P/Q या A/B कुछ भी ले सकते हो, उसके बराबर में लिख सकता हूँ। इसको P/Q के बराबर लिख दिया। कोष्टक में वही चीज लिखनी है, क्या, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या हो जाएगी आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। सेम चीज लिखनी है सब में। ये उसका वो है सही कि परिमेय संख्या की सिद्ध, परिमेय संख्या की शर्त है ये, तो P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसका पक्षांतरण कर देता हूँ मैं, तो इधर बच गया 2 √5, यहाँ हो जाएगा P/Q, इधर प्लस में तो इधर चल जाके माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं मैं, तो P माइनस का ये हो जाएगा आपका 3Q/Q हो जाएगा। ये पक्षांतरण होगा तो एलसीएम Q आ जाएगा, यहाँ 3Q हो जाएगा। अब यहाँ इधर क्या बच गया 2 √5। अब यहाँ 2 क्या है गुणा में, तो इधर किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो √5 इधर भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका P माइनस का 3Q/2Q। अब यहाँ क्या हो गया, ये क्या है, P परिमेय संख्या है, Q परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको कहा था कि परिमेय संख्याओं का चाहे मैं बाकी करूं, चाहे परिमेय संख्याओं का भाग करूं, प्लस करूं, गुणा करूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखना है कि P माइनस का 3Q/2Q क्या है, ये क्या हो जाएगी आपकी एक परिमेय संख्या। ये बस भाषा में लिखना है नीचे, ये कौन सी संख्या है आपकी परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, अतः ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो कि हमने माना था कि ये संख्या क्या है एक परिमेय संख्या है, अतः ये परिमेय नहीं है, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। ये सेम भाषा आपको नीचे लिखनी है, सेम टू सेम, सेम तरीके से सारे सवाल होंगे। इसके अलावा थर्ड का फर्स्ट मैंने आपको करा दिया, अब सेकंड और थर्ड भी सेम टू सेम होंगे, इसी तरीके से होंगे। आप चाहो तो मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है 7 √5। तो वही इसको अपरिमेय सिद्ध करना, तो मैं क्या मान लूंगा, इसको परिमेय मान लूंगा। तो यहाँ √5 है, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो यहाँ हो जाएगा P/7Q हो जाएगा। वही ये क्या है परिमेय, 7 का 7 भी परिमेय, तो परिमेय क्या होगा अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। सेम चीज अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है तो वही भाषा लिख देनी है, और आपको लगता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो यहाँ पे मैं एक और चीज सिद्ध कर दूंगा। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसको अपरिमेय सिद्ध कर दूंगा मैं उसी तरीके से लंबा बनाने के लिए, क्योंकि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं तो उस हिसाब से करना है क्वेश्चन कितने नंबर का आना है। 2 नंबर में आप ये चीज करोगे, इसको सिद्ध करोगे, कोई मतलब नहीं है, और 4 नंबर में अगर सिद्ध नहीं करोगे तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको सोल्व करना है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरी हो जाती है, 1.2 आपकी पूरी हो जाती है, और उसी हिसाब से आपकी जो प्रश्नावली 1 है वो पूरी हो गई। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 के बेसिक